हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बायोलॉजी की इस श्रृंखला में आज हम आपकी समझ, जैसा कि आपको मैंने ग्लैंड्स की शुरुआत किया था और उस ग्लैंड्स में मैंने आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको समझाया था। दोस्तों, इसमें एक टर्म्स बार बार आपको परेशान कर रहा था। उस टर्म्स का नाम है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। दोस्तों, आज के बाद से आपको ये सारे टर्म्स परेशान नहीं करेंगे। उसका रीज़न सर्वप्रमुख यह है कि देखो दोस्तों, पढ़ते वक्त वर्ड्स को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जैसे कोई भी बालक अगर एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन पढ़ रहा है, अगर वहाँ एंजाइम्स और हार्मोन्स का टर्म आ रहा है, तो वो चीज़ जब तक आप विशेष रूप से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वह वर्ड आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज से हम अपने इस बायोलॉजी की इस सीरीज़ में अगले लेक्चर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने आपको क्या समझाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। देखो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा कि मैं इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड्स का ही रूपांतरण फॉर्म, अर्थात जिसको बोलते हैं, जो भी उसका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, रूपांतरण होता है, वह देवनागरी भाषा में वही टर्म बन के आती है। कुछ टर्म्स हैं जिसका अर्थ पता चलता है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्यस्रावी या बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा? तो टर्म्स से आप परेशान मत होइए, ठीक है दोस्तों। जैसे होता है ना, मेनली कि आप लोग अपने बेसिक्स लाइफ में देखो कितना ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो ना। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ और किस टर्म पे मैं बोल रहा हूँ। बस उसी तरफ से आप लोग थोड़ा इसको, इंग्लिश से भय नहीं रखना है आपको। ये इंग्लिश है भी नहीं, बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई परिघटनाओं से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको समझाया था हार्मोन्स और एंजाइम्स। ये देखो, दोनों में मैंने डिफरेंस यहाँ कराया है। मैंने आपको समझाया था बार बार कि दोस्तों, एंजाइम्स हमेशा विरोधी होता है, अपोजिशंस करता है, विरोध करता है ब्लड का, जबकि हार्मोन्स की निष्पत्ति ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त के सर्कुलेशंस के माध्यम से होता है। जब जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तब तब हार्मोन्स बॉडी में इनग्रेट करता रहता है, उठता रहता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। मेरी पढ़ाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सब्जेक्ट को जीना सीखो, सब्जेक्ट के अंतरतम भाग की, इसकी इंटीरियर स्ट्रक्चर्स को पकड़ना सीखो, तब जाकर के वह सब्जेक्ट आपके साथ न्याय करने में उचित होगा। आइए ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि दोस्तों, हार्मोन्स हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, अर्थात हार्मोन्स की परिभाषा क्या बनी? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ ही हार्मोन्स कहलाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जो भी केमिकल्स होगा, वह केमिकल्स क्या कहलाएगा? हार्मोन्स कहलाएगा। बात समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको समझाया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो भी रासायनिक पदार्थ होगा वो हार्मोन्स तो कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या इसके लिए हम लोग
डक्टलेस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं या डक्ट स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि सर हार्मोन्स जब एंजाइम्स, देखो ध्यान से, जब हार्मोन्स ब्लड का विरोधी नहीं होता है, ब्लड से मित्रता स्थापित करता है, तो इसके लिए तो किसी तरह से नली की ज़रूरत नहीं होगी कि इसको ब्लड से दूर रखना है। ब्लड से जब दूर नहीं रखना है, इसलिए दोस्तों यह नलिका विहीन संरचना होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैंने समझाया था, और मैंने आपको समझाया था ये रसायन मैसेंजर की भूमिका अदा करते हैं, संदेश वाहक की भूमिका अदा करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं। बात समझ में आ चुका होगा। तीसरी बात है दोस्तों कि मैंने आपको समझाया कि जब यह रक्त का विरोधी ही नहीं होगा, तो रक्त के माध्यम से कार्यकारी अंग, जहाँ भी आपको कार्य कराना है उस अंग तक अगर भेजना है, तो ब्लड्स का बस सहारा लीजिए। यह ब्लड उस हार्मोन्स को जनरेट करा देगा, उस हार्मोन्स को पैदा करा देगा। बात स्पष्टता के साथ समझ में आई? अब ध्यान से सुनिए, इसमें माध्यम क्या होता है दोस्तों? रक्त। समझ में आया? अब ध्यान से इसी के थोड़ा इस पॉइंट्स को थोड़ा हम कुछ समय के लिए रोकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को अगर हार्मोन्स कहते हैं, तो सर एंडोक्राइन ग्लैंड से एक्सक्रीट होने वाले केमिकल्स मटेरियल्स को क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को दोस्तों एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स ब्लड का विरोधी होता है, इसीलिए दोस्तों इसे एक नलिका युक्त संरचना के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस लक्ष्य पर भेजा जाता है। इसीलिए दोस्तों यह डक्ट लेस स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, यह डक्ट के माध्यम से ही जाती है, अर्थात एक नली के माध्यम से ही जाती है। इसीलिए दोस्तों इसका मैंने पॉइंट लिखा कि नलिका युक्त संरचना के माध्यम से कार्यकारी अंग तक पहुंचते हैं। समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर ये रासायनिक रूप से संदेशवाहक होते हैं, तो ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों। प्लीज़, सो आई एम हम्बल रिक्वेस्टेड टू यू कि आप लोग अपने पुराने ईयर्स के पेपर्स को अवश्य देखें। पीसीएस हो, बीईओ हो, सुपर टेट हो, कोई भी हो। सुपर टेट तो 2 ही बार हुआ है दोस्तों। मैं आपसे बताऊं एक बात कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न का नेचर है, पुराने वर्ष के आए हुए पीसीएस के पेपर ही बन के आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोअर पीसीएस या आरओ एआरओ का पेपर उठाओ और पीसीएस का 2012 से 2016 तक का पेपर सॉल्व करके जाओ। लगभग 50 to 70% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। आप एग्ज़ाम के पैटर्न्स को पहचानना अवश्य सीखें। ओके, चाहे कोई भी वनडे लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी लेवल का एग्ज़ाम हो दोस्तों, जब एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाता है ना, तब टीचर उसका विश्लेषण करते हैं कि कितना डेप्थ आया। ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है। देखो दोस्तों, यही टॉपिक्स आपके वनडे में भी मिलेगा, यही टॉपिक आपके सुपर टेट में भी मिलेगा, यही टॉपिक आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स में भी मिलेगा, यही टॉपिक आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे होगे तब भी मिलेगा। लेकिन प्रश्न का नेचर अलग हो जाता है। उसी नेचर्स को पकड़ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने के काबिल हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको कहा कि दोस्तों ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, तो ये जैव उत्प्रेरक केमिस्ट्री का जो भी बच्चा साइंस का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि बायो कैटलिस्ट की भूमिका क्या होती है। कैटलिस्ट क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है और पुनः जितनी मात्रा में उसमें भाग लेगा उतनी ही मात्रा में बाहर निकल के फिर आके खड़ा हो जाता है। उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या? उत्प्रेरक का आप ज़्यादा इसको डेप्थ में मत समझने की कोशिश करें दोस्तों। एक पॉइंट है, इसको याद करने में क्या जा रहा है। एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं, जबकि हार्मोन्स संदेशवाहक होते हैं, मैसेंजर्स की भूमिका अदा करते हैं। ओके, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। दोस्तों कितनी बार प्रश्न पूछा है कि एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जबकि हार्मोन्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं?
तो दोस्तों ये प्रोटीन भी होता है और पेप्टोन्स भी होता है और स्टेरॉयड भी होता है। स्टेरॉयड का सेंस क्या है? स्टेरॉयड आप लोग नेट पे सर्च करिएगा तो आपको अवश्य पता चलेगा कि दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं वह सारे कम समय में ज़्यादा एनर्जी गेन करने के लिए स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वर्तमान समय में प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। इसलिए स्टेरॉयड्स समझ में आ गया। हार्मोन्स क्या है? आपको स्टेरॉयड से समझ लेना चाहिए कि संदेशवाहक है, जो कि जिस चीज़ की जितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट है ब्लड के माध्यम से उस जगह पर इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आइए अब इसको हम रिकॉल करते हैं। दोस्तों हार्मोन्स क्या होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ओके दोस्तों, ये क्या होता है? नलिका युक्त संरचना के माध्यम से जाती है या नलिका विहीन संरचना के माध्यम से जाती है? यह नलिका विहीन संरचना के माध्यम से, अर्थात रक्त के माध्यम से एक स्थान से उस कार्यकारी अंग तक इसे भेजा जाता है जहाँ पर इसे कार्य करना है। बात समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स में एक बेसिक सा आप अपने जीवन के रहस्यों से जोड़ करके इसे आप जोड़ सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जब कोई नई नई लड़की शादी करके आती है ना, तो उसे हम आसपास के लोगों से परिचय कराना कम उचित समझते हैं। उस समय अगर उसको किसी तरह का कोई डिजीज हो गया तो उसे हम एक बंद कमरे में, अर्थात 4 व्हीलर में या किसी भी तरह से उसको ऐसे पैक करके ले जाते हैं कि जहाँ से गई, अर्थात अपने घर से उठ के गई और कहाँ तक गई, उस हॉस्पिटल्स तक गई, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ जहाँ कार्य करना था, जहाँ कार्य करवाना था और जहाँ से उठ के जाना था, सिर्फ वो। तो ये पैक था ना। और आसपास के पर्यावरण से परिचय न होना मतलब क्या? रक्त से परिचय नहीं हो पा रहा था, इसीलिए नलिका युक्त संरचना के माध्यम से गई। तो कौन था? एंजाइम। बात समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? नलिका विहीन शादीशुदा लड़की ही है, लेकिन पुरानी हो चुकी है, कई वर्ष हो चुके हैं शादी के, इसलिए आसपास का लोग तो उससे घुला मिला रहेगा। बात समझ में आ चुका। तो आप ऐसे अपने जीवन के रहस्यों से जोड़ के समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे भी समझना होगा कि सर हार्मोन्स संदेशवाहक क्यों होते हैं। आप खुद सोचो कि नई नवेली लड़की किसी की बुराई करने में बहुत डरती है, संदेश देने में डरती है, उसके साथ किसी भी तरह से आप ट्रीट करें। लेकिन पुरानी इधर उधर देखते हैं, जब औरतें पुरानी हो जाती हैं इधर उधर का संदेश आपस में क्या करती रहती हैं? शेयर करती रहती हैं। तो हार्मोन से क्या होता है? मैसेंजर्स की भूमिका अदा करता है, जबकि एंजाइम्स मैसेंजर्स नहीं होता है दोस्तों, ये बायो कैटलिस्ट होता है, जैव उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? आजकल का जितना भी मॉडर्न युग आ रहा है ना, बायो कैटलिस्ट है। आपके साथ इनडायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन आपको सामने नहीं परिलक्षित होने देगा कि मैं ही किया हूँ। किसी ने कोई घटना करा दिया, पीछे से वो सपोर्ट करेगा, लेकिन आगे से खुल के नहीं आता है। कैटलिस्ट है, समझ में आया? इसका ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन दोस्तों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है जैव उत्प्रेरक, समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता है, बाहर निकल जाता है। जिस मात्रा में, जितनी अमाउंट में केमिकल्स रिएक्शंस को इंक्रीज करने में इसका योगदान होगा, उतनी ही मात्रा में उसमें पार्टिसिपेशंस करने के बाद उतनी ही मात्रा में बाहर भी निकल जाता है। उसको कैटलिस्ट कहते हैं। इतना आपको बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझना है, बस जैव उत्प्रेरक याद रखिएगा आप, ठीक। ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो हार्मोन्स रासायनिक रूप से प्रोटीन के साथ साथ पेप्टोन्स के साथ साथ क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में मैंने चर्चा किया था, लीवर्स मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन है? मैंने अग्नाशय आपको बताया था। फिर मैंने सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था,
थायराइड ग्लैंड्स। तो दोस्तों आपको मैं रियल के साथ बताऊं तो टॉपिक्स कभी भी टफ नहीं होते हैं। पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट होता है तो टॉपिक टफ होने लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों पीयूष ग्रंथि को भी एक कंट्रोल करती है जो पीयूष ग्रंथि के जस्ट पास में होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। डायनसेफ्लान का भाग होता है, आगे हम पढ़ाएंगे जब तो वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ जो रहा आ रहा आपको? आइए समझते हैं। देखो दोस्तों मेरा टॉपिक्स मेन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि में मैंने पहला टॉपिक उठाया पीयूष ग्रंथि क्या होती है। तो पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग समझेंगे कि कहाँ होता है। दोस्तों ये मस्तिष्क में एक मटर के दाने के समान होता है, समझ रहे हैं आप? पिलाई की स्ट्रक्चर्स होती है, मटर के दाने के समान होती है, मस्तिष्क में होती है। तो मटर का दाना तो छोटा होता है, इसीलिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। बात समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मानव शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि का जरा स्ट्रक्चर्स देखो दोस्तों, ये पूरा मानव मस्तिष्क की संरचना है। और इस मानव मस्तिष्क की संरचना में देखो सबसे ऊपर और सबसे फ्रंट पर है पीयूष ग्रंथि, और इसी के जस्ट पीछे अर्थात बैक साइड्स में पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, पीनियल ग्रंथि होती हैं। और दोस्तों जैसे ही इस कंठ के पास में आएंगे आपको पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड्स मिलते हैं। जस्ट इसके नीचे बच्छगुहा पर आएंगे, अपने चेस्ट के पास में आएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बच्छगुहा पर हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ों को। बात समझ रहे हैं आप? अब ध्यान से सुनिएगा। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मटर के दाने के आकार की होती है। बिल्कुल आपको मटर के दाने के आकार के दिख रहा होगा। मैंने अभी समझाया कि पीयूष ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और मैंने समझाया दोस्तों इसी पीयूष ग्रंथि के पास जस्ट यहीं पर हाइपोथैलेमस होता है, और इस हाइपोथैलेमस से ये अटैच्ड होता है। इसीलिए दोस्तों इसी हाइपोथैलेमस को यह मस्तिष्क के मध्य भाग में हाइपोथैलेमस के पास अवस्थित होता है, जो पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। इसीलिए इसे सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए क्या? कितनी बार प्रश्न पूछा है, मास्टर ग्लैंड हम लोग रट के जाते हैं, कभी सुपर मास्टर अगर दे के पूछ दिया तो हम प्रश्न में एक नंबर मिस करके चले आएंगे। मिस नहीं करना है दोस्तों। जो पूरे क्लास को नियंत्रित कर रहा है, जैसे मैं एक एज ए टीचर्स मैं आप अपने स्टूडेंट्स को मैं कंट्रोल अगर कर रहा हूँ तो मैं तो मास्टर हो गया ना, बोलो। और मुझे जो कंट्रोल करेगा वो तो मेरा भी मास्टर हो गया। इसलिए हम तो उसको सर बोलेंगे, लेकिन आप लोग मेरे को सर बोलोगे। इसलिए सर का सर क्या हुआ? सुपर सर हुआ। सिंपल सा फंडा है कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, जबकि इस पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दोस्तों इस पीयूष ग्रंथि को बहुत डिटेल करके पढ़ेंगे हम लोग, किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शंस क्रिएट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अब ध्यान से समझिए। ये देखो दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि का एक मोटा सा स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने रखा है। इस पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 प्रकार के हार्मोन्स का एक्सक्रीशन होता है, श्रावण होता है। इसी को समझना है डिटेल्स में, ठीक है। एसटीएच क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकल हार्मोन्स किसको बोलते हैं, सारे हार्मोन्स को पढ़ेंगे डिटेल में। आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इससे हार्मोन्स क्यों होता है। मैंने आपको समझाया था अंतःस्रावी ग्रंथियों से दोस्तों हार्मोन्स का स्रावण होता है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि ही है, और इसी से 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो समझेंगे दोस्तों
इसके 75% भाग को अग्रभाग के नाम से जाना जाता है और 75% भाग को पश्च भाग के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश थोड़ी सी टफ है लेकिन घबराना नहीं है, मैंने उसकी हिंदी भी मैंने वहाँ लिखा है। एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीयूष ग्रंथि का आगे का भाग होता है दोस्तों, एडिनोहाइपोफाइसिस। बात समझ रहे हैं आप? इसी से दोस्तों 7 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसके जस्ट पीछे दोस्तों न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स होती हैं इसके पास में। वहाँ से 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसलिए दोस्तों पूरे पीयूष ग्रंथि से कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है? 9 प्रकार का। दोस्तों वनडे लेवल की एग्ज़ाम में मैंने देखा है, एनटीपीसी रेलवे जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछा था कि पीयूष ग्रंथि से कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है? 9 प्रकार का। थोड़ा सा डेप्थ में एग्जाम में जाएंगे, उसमें पूछ सकता है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या होता है। आपको अब भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड्स का अग्रभाग एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है, पीछे भाग न्यूरॉन सेल्स होती हैं, इसीलिए इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब बचा मुझे इसकी बारी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्सों को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आपके साथ। धीरे धीरे क्रमानुसार एक एक करके आपके समझ प्रस्तुत किया जाएगा और किसी भी तरह से बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ चुका होगा। सर एक बार पूरा आप रिकॉल करा दो। दोस्तों प्लीज़, मेरे रिकॉल कराने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार पढ़ो और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से आप प्ले करके फिर से देखिए, ठीक है? और जब पढ़ने के बाद खुद से आत्मचिंतन करिए कि मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है। मैंने इसमें कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं कराया, बिल्कुल सिंपल है। हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों की सबसे छोटी ग्रंथि, मैंने पहला ही लाइन लिखा है। इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर का रोल अदा करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अग्रभाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं तथा पश्च भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अगर आप लोगों को, मेरे कुछ भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करा कि सर डेप्थ हो रहा है, दोस्तों डेप्थ कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा है डेप्थ हो रहा है, जिस दिन आपके परीक्षा भवन में इस टाइप के प्रश्न बनने लगे, आपको उस दिन समझ में आएगा कि सर आपने उस दिन सही बोला। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने से लेकिन छोड़ेंगे, आप खुद सोचो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो चीज़ों को, बहुत सारी बुक्स को मैंने कलेक्ट करने के बाद एग्ज़ाम के पेपर्स का एनालिसिस किया, फिर मैंने उसके आधार पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं यहाँ इतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं भी तो कुछ छांट के ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी छांटे तो आपके पास बचा क्या? कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों ये छांटने के बाद ये सारे मुद्दे आपके समझ प्रस्तुत किए गए। अगर आप इसको भी छांटेंगे तो आपके पास कुछ नहीं जाएगा। इसलिए इसको मत छांटिएगा, इसको आप घोल के पी जाओ, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर अपना आप व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर तो हैं, लेकिन आप उस पर पर्सनल मैटर्स के लिए कभी भी कॉल नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस चीज़ के लिए कॉल कीजिएगा, किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम होती है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक आपको आगाह करना चाहूँगा कि दोस्तों हिंदुस्तान की संपूर्ण जीएस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? संपूर्ण जीएस के साथ एक आता है हिंदी, मैथ्स, ठीक है? इतना भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड मुद्दों पर, दोस्तों ये सब क्या है, ये सब व्यूज़ बढ़ाने का एक जरिया है। मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मुझे आपको अच्छे नॉलेज देना है। मैं आपको एक अप्रॉक्स डेट बता सकता हूँ कि सुपर डेट भर्ती कब तक आ सकती है, जिस प्रकार से ज्वलंत मुद्दे हैं, ठीक है? विभाग की जानकारी के पश्चात मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ओके? तो दोस्तों सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ओके?
किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। किसी भी तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मैं आपको मैसेज का रिप्लाई मैं कर दूंगा। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, आप इस पे मैसेज करिएगा। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसका सॉल्व करूँगा। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो लोग पहली बार यूट्यूब पे आए हों, मेरे चैनल से पहली बार दृष्टिपात कर रहे हों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे लगभग 8 से 9 लेक्चर्स बैक जा कर के आप इसको एक बार देखने की कोशिश करिएगा। तब आपको बायोलॉजी और अच्छे से समझ में आएगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने समझाया था, यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे से पढ़ के आएंगे तो आपके सब्जेक्ट्स भी तैयार होंगे और मेरे पढ़ाने में भी जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको मज़ा भी आएगा। ओके दोस्तों, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।